हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में। और मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पे, तो मैंने सोचा कि उसमें मैंने लिक्विडिटी क्राइसिस को तो एक्सप्लेन किया है या लिक्विडिटी क्रंच को एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैंने नोटिस किया कि उसमें मैंने लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग लिक्विडिटी पे थोड़ा सा डिस्कशन करें। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा सबसे पहले लिक्विडिटी पे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे लिक्विडिटी क्राइसिस पे, और फाइनली हम लोग LAF के बारे में या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी कि लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है मैं डिस्कस करने वाला हूँ मेनली बैंक्स के रेस्पेक्ट में। हम लोग स्टार्ट होंगे लिक्विडिटी से, एंड लिक्विडिटी क्रंच से होते हुए हम लोग जाएंगे LAF तक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी का मतलब होता है किसी भी कंपनी के रेस्पेक्ट में लिक्विड एसेट्स की अवेलेबिलिटी। यानी अगर लिक्विड एसेट्स अवेलेबल हैं तो लिक्विडिटी है किसी भी कंपनी के रेस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि लिक्विड एसेट्स क्या हैं। और लिक्विड एसेट्स को कहा जाता है ऐसे एसेट्स जो कि ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाएं। यानी जब भी आप चाहें और जितनी आसानी से वो कैश में कन्वर्ट हो जाएं, वो उतने ही ज़्यादा लिक्विड माने जाते हैं। इसे हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज़ आपको मे बी कोई एक पर्टिकुलर आइटम है जो कि आपको परचेज़ करना है, और उसका कॉस्ट जो है वो है मे बी 10 या 20 रुपीज़। आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आपके पास ज़मीन है, और दूसरा आप इन्वेस्ट करते हैं मे बी म्यूचुअल फंड्स में, तो आपके पास म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं, और तीसरा आपके पास गोल्ड है, और चौथा आपके पास कैश है। अब आप करते क्या है कि आपको चूँकि परचेज़ करना है तो आपको पेमेंट करना होगा उसे। पेमेंट करने के लिए आपको कैश चाहिए। तो आप करते क्या हैं, सबसे पहले हम लोग ज़मीन से स्टार्ट करते हैं। आप ट्राई करते हैं ज़मीन को सेल करने का। आपको उस पर्टिकुलर आइटम को परचेज़ करना है इमीडिएटली, मतलब आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। तो ज़मीन को सेल करके अगर आप पेमेंट करना चाहें, यानी ज़मीन को सेल करके आपको कैश मिलेगा, और उस कैश से अगर आप पेमेंट करना चाहें तो आपको कम से कम 1-2 महीने वेट करने पड़ेंगे। बिकॉज़ ज़मीन सेल करने में बहुत सारा प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको एक बायर ढूंढना पड़ेगा जो कि ख़रीदे उस ज़मीन को, और इसके बाद वो मतलब उस रेट पे बिना मार्केट वैल्यू कम किए उस ज़मीन को ख़रीदे। एंड इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसेस होता है, वो वेरिफिकेशन करेगा कि ज़मीन आपकी है या नहीं। तो ये सारे काम करने में कम से कम 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा। तो ज़मीन वाला ऑप्शन आप करते क्या हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। इसके बाद आते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड्स वाले यूनिट्स पे। जो भी आप यूनिट्स आपके पास हैं, म्यूचुअल फंड्स भी अगर आप सेल करना चाहें और उस पर्टिकुलर आइटम को ख़रीदने के लिए, जो कि मैंने इनिशियली एग्जांपल में बताया था, तो म्यूचुअल फ़ंड के अगर आप यूनिट्स को बेचते हैं तो भी आपके पास पैसे आने में कम से कम 2 से 3 दिन समय लगते हैं, 3 वर्किंग डेज़। यानी बीच में अगर सैटरडे संडे हो तो उसे काउंट नहीं किया जाता। आप जिस दिन और भी बाकी के लिमिटेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें लिमिटेशन होता है कि आप केवल कुछ ही यूनिट्स, मतलब कम से कम आपको जैसे 10 यूनिट्स बेचने होंगे या 20, इस तरह के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, या मिनिमम आप 500 का बेचेंगे या 1000 का, तो इस तरह का कुछ लिमिटेशन होता है म्यूचुअल फंड्स में। तो आप फिर फाइनली डिसाइड करते हैं कि चूँकि इमीडिएटली आपको पैसे चाहिए ना, तो आप डिसाइड करते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स हैं आपके पास, आप उन्हें नहीं बेचेंगे। अब आपके पास थर्ड ऑप्शन है गोल्ड का। आपके पास गोल्ड है, आप अगर किसी ज्वेलर के पास जाएं और गोल्ड उसे बेच दें तो आपके पास अगेन कैश आ जाएगा, और उस कैश से आप पेमेंट कर सकते हैं जिस भी सेलर से आपको उस आइटम को
परचेज़ करना है। लेकिन गोल्ड में भी एक लिमिटेशन है कि आपको एटलीस्ट जो भी परचेज़र है उसे तो ढूंढना पड़ेगा ना, यानी जो आपसे गोल्ड खरीदे। हो सकता है कि उसमें 1-2 घंटे का समय लगे, म्यूचुअल फंड की तरह या ज़मीन वाले केस में जैसा कि हमने देखा उतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन गोल्ड में भी आपको 2-3 घंटे तो कम से कम लगेंगे, या 1 घंटे में भी, डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे हैं, कहाँ पे हैं, और जो भी ज्वेलर है वो कहाँ और किस लोकेशन पे है। एंड फाइनली जैसा कि मैंने कहा था, आपके पास कैश है। तो कैश में भी हम लोग करते क्या हैं, सपोज़ आपके पास एक 2000 का नोट है और एक नोट है आपके पास 50 का। अब जो भी सेलर है जो आपको सेल कर रहा है उस पर्टिकुलर आइटम को, आप उसे अगर 2000 का नोट देते हैं तो हो सकता है कि वो उसे एक्सेप्ट नहीं करे। उसके भी अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे हो सकता है कि उसके पास चेंज नहीं हो, या वो कह दे कि अगर चेंज है भी तो वो कह दे कि 10 या 20 रुपीज़ के आइटम के लिए वो 2000 का आपको चेंज नहीं देगा। तो 2000 यानी बड़े नोट्स जो हैं उनका भी अपना लिमिटेशन है। लेकिन आप अगर उसे, जो आपके पास 50 रुपीज़ का नोट है, अगर आप उसे वो नोट देते हैं तो वो इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, और आप जो भी रिटर्न उसे करना होगा वो अमाउंट रिटर्न करने के बाद आपको वो आइटम वो सेल कर देगा। ओके, जैसे अगर 20 का है तो आपसे 50 लेगा, 30 आपको रिटर्न करेगा, और आप इजीली ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें से जो कैश पेमेंट वाला पार्ट था उसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं और बाकी के एसेट्स पे फोकस करते हैं। हम लोगों ने इस पूरे एग्जाम्पल में ट्राई क्या किया कि बाकी के एसेट्स हैं जो भी हमारे, जैसे ज़मीन है या म्यूचुअल फंड है या गोल्ड है, हम लोग उसे कन्वर्ट करें कैश में। यानी लिक्विड एसेट्स का मेज़रमेंट जो है ना कि कितना लिक्विड है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितनी आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ज़मीन जो है वो उसकी लिक्विडिटी बहुत कम है, क्योंकि आप उसे आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमारा दूसरा ऑप्शन यानी म्यूचुअल फंड्स वाला ऑप्शन, उनकी लिक्विडिटी भी कम है, ओके, कंपेयर टू गोल्ड, बिकॉज उसमें 2-3 दिन का समय आपको लगेगा, 2-3 वर्किंग डेज जो है ना वो लग जाएंगे आपके। एंड म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में गोल्ड जो है वो ज़्यादा लिक्विड है, बिकॉज आप उसे आसानी से बेच सकते हैं, एंड बेचने के बाद आपको कैश मिलेगा तो कैश से पेमेंट कर सकते हैं। बाकी अभी हम लोग आते हैं फोर्थ ऑप्शन, जो कि कैश मैंने लिया था। कैश का एग्जांपल मेनली मैंने कैश को हम लोग एज अ बेंचमार्क यूज़ करते हैं, बिकॉज सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं उसे। आप मतलब इजीली ट्रांसफरेबल होता है, आप उसे यूज़ करके किसी को पेमेंट कर सकते हैं, और बदले में जो भी आपको गुड्स या सर्विसेज का रिक्वायरमेंट है आप उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो लेकिन कैश में भी लिमिटेशन है, ओके। अगर बड़े डिनोमिनेशन का नोट है तो फिर उसकी लिक्विडिटी जो है कम हो जाती है कंपेयर टू जो भी छोटे डिनोमिनेशन का नोट है। लेकिन बहुत हद तक वो लिक्विडिटी जो है ना वो डिपेंड करती है कि आपको परचेज़ क्या करना है। सपोज़ आपको 2000 रुपये का कोई एक आइटम परचेज़ करना है, एंड वो 2000 रुपये का आपके पास एक नोट है, तो आसानी से आप उसे पेमेंट कर सकते हैं, ओके। फिर आप अगर 10-10 रुपये का नोट दें तब हो सकता है, या कॉइन दे दें आप उसे, तो हो सकता है कि फिर दुकानदार जो है वो कह दे कि मैं इतना सारा चेंज नहीं लूँगा। तो लिक्विडिटी बहुत हद तक इस बात पे भी निर्भर करती है कि आपके पास जो भी एसेट है, अगर वो कैश है, ओके, कैश है, तो भी कितनी जल्दी वो आपके हाथ से वो ट्रांसफ़र हो सकता है, दूसरे के पास जा सकता है, और वो कितना एक्सेप्टेबल है। जनरली नोट्स जो है ना वो इकोनॉमी में करेंसी जो है वो ट्रांसफरेबल, ईजिली ट्रांसफरेबल होती है, सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं उसे, और जैसे कि मैंने कहा आप उसे दे के एंड गुड्स एंड सर्विसेज आप रिसीव कर सकते हैं, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है आप उसे पूरा कर सकते हैं। तो होपफुली आपने समझ लिया, आपके पास कैश अगर अवेलेबल है तो आपकी लिक्विडिटी जो है, मतलब आपके पास लिक्विडिटी है।
या लिक्विड आपके पास एसेट्स हैं जो कि ईजिली कन्वर्ट हो जाए कैश में, तो भी कहा जाएगा कि आपके पास लिक्विडिटी अवेलेबल है। लेकिन क्या हो अगर आपके पास कैश अवेलेबल नहीं हो या लिक्विड एसेट्स अवेलेबल नहीं हो? लिक्विड एसेट्स कहने का मतलब जो कि ईजिली कन्वर्टेबल है कैश में, अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो आपके पास सिचुएशन जो अराइज होगा उसे हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी क्रंच या फिर लिक्विडिटी क्राइसिस। बैंक्स में मेनली चूँकि बैंक्स का काम है लोन देना या एक तरह से क्रेडिट क्रिएशन, तो बैंक्स के पास चूँकि बैंक्स जो है ना वो कैश छोड़ के बाकी के जो एसेट्स हैं और उनमें लोन नहीं दे सकते। यानी आपको ऐसा नहीं होगा कि वो गोल्ड देते हैं या फिर बाकी के जो भी जैसे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स देते हैं, जब भी लोन देना है तो वो कैश में आपको देंगे। ओके, वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और आप फिर विड्रॉ कर पाएंगे। तो बैंकिंग के रिस्पेक्ट में मेनली कैश की अवेलेबिलिटी जो है ना वो इंश्योर करती है उनकी लिक्विडिटी को। और इसीलिए मैंने फोर्थ ऑप्शन जो लिया था ना कैश वाला, मेरा मेन पर्पस यही था। इनिशियली जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, स्टार्ट कर रहा था कि लिक्विडिटी कहते किसे हैं, तो मैंने कहा था कंपनी के रिस्पेक्ट में। ओके, तो उसमें बहुत सारी बाकी की कंपनीज आ जाती हैं, लेकिन बैंकिंग में कैश की अवेलेबिलिटी जो है ना बैंक्स के पास होनी चाहिए। और मतलब उस कैश को जिससे कि वो क्रेडिट क्रिएशन वाला जो उनका काम है वो इजीली चल सके। अगर कैश अवेलेबल नहीं होगा, मतलब उनके पास अगर कैश की कमी है, तो इसका मतलब उनके पास लिक्विडिटी की कमी है। इस सिचुएशन को हम लोग लिक्विडिटी क्रंच या लिक्विडिटी क्राइसिस कहते हैं। और जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने इस पॉइंट को क्लियरली डिफाइन नहीं किया था, हालांकि मैंने एग्जांपल लिया था उसमें, और मैंने बताया था कि कैसे कैश की कमी कैसे हो सकती है। और ये मतलब कैश क्रंच जो है या फिर लिक्विडिटी क्रंच में भी अगर कहूँ मैं, तो लिक्विडिटी क्रंच या लिक्विडिटी क्राइसिस जो है वो, चूँकि बैंक्स में डिपॉजिट्स जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं ना, लोग आते हैं पैसा डिपॉजिट करते हैं और साथ ही साथ विड्रॉ भी कर लेते हैं। और मैंने बताया था कि बैंक्स जो हैं वो चूँकि लोन देते हैं और क्रेडिट क्रिएशन उनका काम है, तो कुछ ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो कि लोग आएँ और डिमांड करेंगे और बैंक को पेमेंट करना होगा। और कुछ टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब उनमें एक लिमिटेशन होता है कि मैं कुछ दिनों के लिए इस अमाउंट को आपके पास रख रहा हूँ और मैं उस ड्यूरेशन में इस पैसे को विड्रॉ नहीं करूँगा। तो उसमें थोड़ा सा सर्टेनिटी होता है बैंक को कि ये अमाउंट जो है इस पर मैं लोन दे सकता हूँ। लेकिन जैसे बाकी के अकाउंट्स हैं, और फॉर एग्जांपल सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, तो उसमें जो भी अमाउंट है ना वो तो इजीली कोई भी विड्रॉ कर सकता है। मतलब जिस आदमी का वो अकाउंट है तो वो तो विड्रॉ कर सकता है ना। तो ऐसे में होगा क्या कि अगर बैंक लोन देता है किसी को, तो लोन देने के बाद ऑब्वियसली वो आदमी भी विड्रॉ करेगा। तो चूँकि बैंक ने लोन दे दिया, या सपोज़ अगर क्रेडिट फैसिलिटी है और कोई बोरोवर जाता है और बैंक से कहता है कि मुझे एक क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, जैसे कैश क्रेडिट चाहिए, और बैंक करता क्या है कि कैश क्रेडिट दे देता है और वो आदमी अगेन जो भी अमाउंट है वो विड्रॉ कर लेता है। साथ ही साथ ये भी होता है कि जिस आदमी ने बैंक में डिपॉजिट मतलब किया था अमाउंट, वो भी विड्रॉ कर लेता है। तो ऐसे में डिपॉजिट भी कम हो गया, और दूसरा एक तरफ बैंक ने ऐसा कमिटमेंट दे रखा है कि वो किसी आदमी को, जैसे फॉर एग्जांपल जिसे भी लोन दिया है, उसे एक तरह का कमिटमेंट बैंक ने कर रखा है कि वो उतना अमाउंट उसे उसके अकाउंट में अवेलेबल कराएगा। अब बैंक्स को उस कमिटमेंट को फुलफ़िल करना है, लेकिन चूँकि पैसा विड्रॉ हो गया तो कैश की कमी हो जाती है। हालांकि यहाँ पे एक बात मैं ये क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये केवल एक कारण है, ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसके चलते बैंक्स के पास पैसे की कमी हो सकती है। और पैसे की कमी जब होगी, कैश की कमी जब उनके पास होगी, तो ये लिक्विडिटी क्राइसिस या लिक्विडिटी क्रंच कहा जाता है। और इसके अपोजिट अगर उनके पास कैश अवेलेबल है, ओके, पैसे अगर अवेलेबल हैं उनके पास, तो फिर ऑब्वियसली हम लोग कहेंगे कि उनके पास लिक्विडिटी है। ओके, मतलब लिक्विडिटी अवेलेबल है उनके पास। कैश क्रंच या
लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं है। ऐसे में आरबीआई करता क्या है कि आरबीआई के पास एक मैकेनिज़्म है जिसे कि हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, या शॉर्ट में LAF। और LAF की मदद से वो कंट्रोल करता है या एडजस्ट करता है, जैसे कि इसका नाम है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो लिक्विडिटी को एडजस्ट करता है, यानी अगर लिक्विडिटी कम है, यानी बैंक्स के पास अगर पैसे की कमी है तो उसे वो पूरा करता है, और अगर बैंक्स के पास पैसे ज़्यादा हैं, ओके, तो वो उसे एब्जॉर्व करता है। यानी लिक्विडिटी अगर ज़्यादा है तो वो उसे एब्जॉर्व करता है। ये कैसे होता है? तो जैसे कि मैंने बताया, ये LAF का पार्ट है, और ये किया जाता है मेनली 2 रेट्स हैं। एक 2 टूल आप कह सकते हैं, 2 टूल्स हैं या इक्विपमेंट जिन्हें कि यूज़ करता है आरबीआई। सबसे पहले तो रेपो रेट से मार्केट में आरबीआई करता क्या है कि लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करता है, ओके, इंजेक्ट करता है। एंड दूसरा है रिवर्स रेपो रेट की मदद से लिक्विडिटी को आरबीआई एब्जॉर्ब करता है। रेपो रेट वो रेट है जिस पे कि पैसा अवेलेबल कराया जाता है बैंक्स को, यानी जो कमर्शियल बैंक्स हैं, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स मैं बोल रहा हूँ। कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास जाते हैं सिक्योरिटीज़ लेके, एंड उन सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं, एंड सेल करने के बाद वो, मतलब स्पेसिफिक लिमिटेशन नहीं है इसमें कि कितना अमाउंट, लेकिन जितना भी अकॉर्डिंग टू जितनी सिक्योरिटीज़ उनके पास अवेलेबल हैं उसके हिसाब से सेल करते हैं। एंड हालांकि मतलब ये उन्हें ध्यान रखना होता है कि उनका जैसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वाला पार्ट जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं हो, तो उसे मेंटेन रखते हुए SLR के बारे में, चूँकि हालांकि इस वीडियो में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, तो उन सिक्योरिटीज़ को लेके जाते हैं आरबीआई के पास, और रिटर्न में आरबीआई उन्हें पैसे दे देता है। और रिवर्स रेपो के केस में ऐसा होता है कि आरबीआई जब नोटिस करता है कि बैंक्स के पास पैसे अवेलेबल हैं, मतलब लिक्विडिटी अवेलेबल है, तो वो जितना भी मतलब ज़्यादा है जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसे करता क्या है कि एब्जॉर्ब कर लेता है। वो सिक्योरिटीज़ को सेल करना स्टार्ट करता है, मतलब आरबीआई, और सेल करेगा बैंक्स को, तो बैंक्स के पास से कैश जो भी उनके पास अवेलेबल है, मतलब सारा का सारा नहीं, जो एक्सेस है जैसे कि मैंने बताया, जो ज़्यादा है वो उनके पास से मूव करके चला आता है आरबीआई के पास, और बदले में बैंक्स को इंटरेस्ट मिलता है। जो भी मतलब वो रेट है वो मतलब जो कि बैंक्स को मिलता है वो रिवर्स रेपो रेट है। एंड रेपो के केस में, मतलब रेपो रेट जिस ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेबल होता है उसमें मेनली बैंक्स सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं आरबीआई को, ओके। तो आरबीआई उन्हें पैसे देता है और बदले में उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। रेपो रेट के नाम से हम लोग जानते हैं उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को, एनुअलाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। स्पेसिफिक जितने भी ड्यूरेशन का वो रेपो पीरियड है, उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर लिया जाता है, ओके। तो ये था LAF का पूरा फंक्शनिंग। तो अगर नई बातें आपको जानने को मिली हैं इस वीडियो से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और थैंक यू।